हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस चाइना रिलेशंस। ये हमारा मेंस का सीरीज़ है। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकली किस तरह से यूएस चाइना के रिश्तों ने ग्लोबल लेवल पर स्पेशली एशिया में जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। लास्टली देखेंगे कि करंट सिनेरियो में इंडिया को करना क्या चाहिए, उसका स्टांस क्या है। तो एग्ज़ाम का रेलेवेंस क्या है, यूपीएससी रेलेवेंस क्या है, यहाँ पर देखो। यहाँ पर एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडियाज इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। तो ये कुछ पहले के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए यूपीएससी में, जैसे कि देखो, यूएस इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन। कब पूछा गया? 21 में। तो आप समझो इन चीज़ों से कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, हमें पढ़ना क्या है, इसका आंसर कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। तो पहला है शिमेरी का कंसेप्ट। यहाँ पर देखेंगे 1930 से लेकर के 2017 तक सिनेरियो क्या है, कैसे कैसे इन दोनों के रिश्ते आगे बढ़े हैं। एक कंसेप्ट आता है देन G2 कंसेप्ट। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये बेसिकली यूएस की नीति थी, किस प्रकार से इकोनॉमिकली आगे बढ़ा जाए। फिर हम देखेंगे इंडिया का एंगल क्या है, उसका स्टांस क्या होना चाहिए। देन सारे कंसेप्ट को, सारे अंडरस्टैंडिंग को हम रिलेट करेंगे करंट सिनेरियो से। फर्स्ट पॉइंट कहता है हाउ हैज़ यूएस चाइना डायनेमिक्स शेप्ड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। इसमें आता है शिमेरी का कंसेप्ट। समझते हैं इन चीज़ों को हम। कंटेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो रिसेंटली जो टॉक हुई है बिटवीन ट्रंप एंड शी जिनपिंग, कहाँ पर? बुसान, साउथ कोरिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ एपेक समिट। इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर चाइना एंड यूएस की पॉलिसीज़ में, आपस में जो उनकी बायलैटरल नीतियाँ हैं, उसमें बड़ा चेंज देखने को मिला है। हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले हिस्टोरिकल कंसेप्ट से। ध्यान दीजिएगा, इस वाले पैराग्राफ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, यूएस चाइना डायनेमिक हैज़ डिफाइंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया शेपिंग द रीजनल बैलेंस एंड कंपेलिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू कॉन्स्टेंटली रिकैलिब्रेट। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है उठा के मेंस में कि आप इससे क्या समझते हो। एंड ये कहाँ से लिया गया है? 29 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस से। तो हमने डिवाइड किया है यूएस चाइना के रिलेशंस को 4 फेजेस में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज आता है 1930s टू वर्ल्ड वार 2। यहाँ पर क्या होता है? एक फ्रेंडशिप फेज रहता है, दोनों कंट्रीज अच्छे दोस्त रहते हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इस टाइम पे इंडिया क्या थी? एक कॉलोनी थी, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र वो नहीं था। इस वाले फेज में 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या है कि 1930s के दौरान जब जापान का इंपीरियल अग्रेशन बढ़ता है टुवर्ड्स चाइना, तो यूएस ने पूरी तरह से सपोर्ट किया चाइना को। सेकंड क्या है? वर्ल्ड वार 2 की बात करते हैं तो चाइना एंड यूएस बिकेम एलाइज। तो चूंकि उस टाइम पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, तो उसका स्टांस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको 3 फैक्शंस है, कम्युनिस्ट फैक्शन, बोस फैक्शन, गांधी फैक्शन। तो इंडिया का जो स्टांस था रिगार्डिंग चाइना इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर बात करते हैं कम्युनिस्ट की, तो उनका कहना था कि हम साइड करेंगे एलाइज के साथ। वर्ल्ड वार 2 के समय आप जानते हो एलाइज कौन थे? तो यूके, यूएस, चाइना, सोवियत। ठीक है, अब बात करते हैं बोस ग्रुप की। उन्होंने क्या कहा कि हम जापान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जापान कैन हेल्प इंडिया इन गेनिंग इंडिपेंडेंस। अगर बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी रिफ्यूज द चाइनीज प्ली टू कम्प्लीटली इंडल्ज इंडिया इनटू सेकेंड वर्ल्ड वार। एंड एज वी नो, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिया के पास काफ़ी इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे वार्स होते हैं। उसका अप्रोच कैसा हो जाता है? नॉन अलाइनमेंट वाला अप्रोच रहता है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से हम कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उसने डिसाइड किया टू सिक्योर इट्स हार्ड अर्न इंडिपेंडेंस रादर दैन टू एस्पायर टू मैनेज ग्लोबल ऑर्डर। कंक्लूजन क्या है इसका? कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वेर नॉट रेडी कि ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में अपना रोल हम निभा पाएँ। तो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 क्या होता है? हम तो किस स्थिति में थे नहीं। तो जो विक्टोरियस कंट्रीज थी, एलाइज के ग्रुप थे, यूएस, चाइना, यूके, सोवियत। यूएस, चाइना, यूके, सोवियत, उनका क्या होता है? बड़ा रोल रहता है फर्दर ग्लोबल ऑर्डर को रीशेपिंग करने में। अब देखते हैं सेकेंड फेज कहाँ से कहाँ तक है। मोटा मोटा 1949 टू 1972। यहाँ पर क्या होता है? जो उनकी फ्रेंडशिप रहती है वर्ल्ड वार 2 तक, वो खत्म हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूएस एंड चाइना। क्यों? सबसे बड़ा कारण होता है इसका एमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना। ध्यान दीजिएगा इस वाले स्टेटमेंट पर कि आफ्टर 1949, आफ्टर सिविल वार इन चाइना, माओ जेडोंग राइज करते हैं एंड यूएस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसने किसको बैक किया? रादर गवर्नमेंट ऑफ चाइना इन ताइवान। तो ड्यूरिंग दिस सेकेंड फेज ऑफ रिलेशंस, इसमें होता क्या है? एक बड़ी डेवलपमेंट, स्टार्ट ऑफ कोल्ड वार। स्टार्ट ऑफ कोल्ड वार, आप जानते हो वर्ल्ड वार 2 के जस्ट खत्म होते ही कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है।
तो ड्यू टू दिस न्यू डेवलपमेंट चेंजेस क्या आते हैं, जो न्यू पीआरसी गवर्नमेंट होती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर माओ जेडोंग, वो यूएस से हट करके अपने आप को सोवियत के तरफ अलाइन करना स्टार्ट कर देती है। यूएस क्या करता है, चाइना को चाहता है कि हम आइसोलेट कर दें ग्लोबल लेवल पर। तो ये जो एरा था इसको बोलते हैं एरा ऑफ प्रॉक्सी वार्स एंड एरा ऑफ न्यू इंगेजमेंट्स, एरा ऑफ प्रॉक्सी वार्स एंड न्यू इंगेजमेंट्स। जैसे कि कोरियन वार होता है, ताइवान क्राइसिस चलता है, आप देख लेना इन चीज़ों को। अब हम आते हैं इंडिया का स्टांस क्या रहता है। तो यूएस चाइना का जो सेकंड फेज था, जिसको कि हम कहते हैं रप्चर फेज, जहाँ पर रिश्ते कम पड़ गए थे उनके, वहाँ पर इंडिया स्टार्टेड टू बिफ्रेंड चाइना, उसने चाइना को दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे, उसने फॉर्मली स्वीकार किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट को, जिसको कि यूएस ने स्वीकार नहीं किया था। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। 1954 की बात करते हैं, 5 पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है, पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया जाता है बिटवीन चाइना एंड यूएस। क्या था इसमें, सिंपल सी बातें थी, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एग्रेशन नहीं करना। इसका उद्देश्य क्या था इस एग्रीमेंट का, टू एस्टैब्लिश पीसफुल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट आफ्टर 1959 जो इंडिया चाइना के रिश्ते थे वो स्टार्टेड टू स्ट्रेन। ठीक है, कैसे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, चाइना ने ऑक्युपाई किया तिब्बत को, इंडिया उसका अपोज करता है। इंडिया ग्रांटेड असाइलम टू दलाई लामा, आप जानते हो, एंड बहुत सारे वॉर्स होते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया एंड चाइना के, इंडिया एंड पाकिस्तान के अभी तक कितने वॉर्स हुए हैं। फोकस करिएगा इस सेक्शन पर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हो जाते हैं, बट दिस डिड नॉट ब्रिंग इंडिया क्लोज टू वाशिंगटन। बट इससे ऐसा नहीं होता है कि इंडिया अल्टीमेटली यूएस के पास चला जाए। होता क्या है, हमारी पॉलिसी हम जानते हैं नैम की रहती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड इसका फ़ायदा कह लीजिए, एक रिपरकशन कह लीजिए, किसको मिलता है, तो यूएस का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस हो जाता है पाकिस्तान के साथ में, एंड बोथ यूएस एंड इंडिया स्टार्टेड टू सी ईच अदर एज म्यूचुअल सस्पिशन। अब आते हैं हम थर्ड फेज ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस। किस कब से कब तक की बात होती है, बेसिकली 1972 टू 2000। यहाँ पर कंसेप्ट आता है शिमेरिका, कंसेप्ट ऑफ शिमेरिका। इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स की मदद से जो ऑलरेडी स्ट्रेन रिश्ते होते हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसको ठीक करने की कोशिश करी जाती है। तो उस टाइम पर एक कंसेप्ट आता है शिमेरिका। इसको एक शब्द है, इसको कॉइन किया था हिस्टोरियन नील फर्गुसन ने। इसका मतलब था कि यूएस की कैपिटल प्लस चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलकर के ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली एक इंटरडिपेंडेंस दिखाता है यूएस एंड चाइनीज इकोनॉमी का। ध्यान रखना है आपको, ये कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये सिर्फ दर्शाता है किस प्रकार से उस टाइम पे यूएस एंड चाइना वेयर इंटरडिपेंडेंट, वो दोनों एक सिम्बायोटिक रिश्ते पर जी रहे थे। तो इस थर्ड फेज के दौरान जब यूएस एंड चाइना के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव कर रहे थे, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला स्टेप क्या होता है, इट स्टार्टेड टू डिपेन इट्स रिलेशंस विद यूएसएसआर, सोवियत की बात हो रही है। बट आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत इन 1991 इंडिया वाज फोर्स्ड टू रीओरिएंट इट्स पॉलिसीज। किस प्रकार से, देखो उस टाइम पे क्या था, इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आता है उस टाइम पे। और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हम देखेंगे आगे किस प्रकार से। कोल्ड वार से पहले क्या था, यूएस एंड सोवियत दो पावर ब्लॉक्स थे, बट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार क्या होता है, सोवियत का पतन हो जाता है एंड यूएस जो है कंप्लीटली एक मोनोपोली के रूप में, एक सोल सुपर पावर के रूप में सामने आता है। तो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, अल्टीमेटली इंडिया के डिफेंस सप्लाईज में डिसरप्शन स्टार्ट हो जाता है। फोकस करिएगा इस वाले सेक्शन पर। तो हमने क्या बोला था, इंडिया स्टार्टेड टू रीओरिएंट इट्स पॉलिसीज। कैसे कैसे उसने किया, तो पहला स्टेप क्या था, इंडिया स्टार्टेड टू बिल्ड इट्स रिलेशंस विद यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। सेकंड उसने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी, जो इंडिया की ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स हैं उनसे वो उसने इंगेजमेंट को इंक्रीज किया। अल्टीमेटली इसका मतलब यहाँ देखिए, लास्ट लाइन पर फोकस करिएगा, इंडिया ने नैम से मूव कर लिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। हम पहले क्या थे, नॉन अलाइंड थे, अब हम क्या हो रहे हैं, मल्टी अलाइंड हो रहे हैं। अपने कह सकते हैं पार्टनरशिप को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, यहाँ पे क्या कहता है, इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कब पूछा गया, ये 2016 में यूपीएससी मेंस में। तो आई थिंक अब आप इस स्टेज पे हो, इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो, इसका कंटेक्स्ट समझ सकते हो। अब हम आते हैं फोर्थ फेज ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस। कब से कब तक है, मोटा मोटा 2017 से प्रेजेंट। इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर यूएस ने चाइना को एक राइवल के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया होता है। एंड इसी फेज के दौरान डिफरेंट जो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र हैं, डिफरेंट जो वाटर बॉडीज हैं, आइलैंड वगैरह है, वहाँ पर चाइना अपना क्लेम करना स्टार्ट कर देता है।
देखिए, इस फेज को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, समझते हैं उसको। पहला कहता है डीकपलिंग, दूसरा है डीलिंकिंग, थर्ड है डीरिस्किंग। इसके मतलब को समझेंगे एंड किस प्रकार से इसको आंसर में यूज करना है देखते हैं। कि जब राइवलरी की स्टार्टिंग होती है ना, उस टाइम पे यूएस चाहता है कि हम डीकपल कर लें चाइना से, मतलब कंप्लीटली अपने टाइज को कट कर लें विद चाइना। बट उसको बाद में लगता है कि चाइना सच में एक सुपर पावर के रूप में बन चुका है, हम उस पर डिपेंडेंट है बहुत चीज़ों के लिए, इसलिए वो कहता है कि हम अपने ओवर डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश करते हैं इन स्पाइट ऑफ डीकपलिंग। अभी क्या बात हो रही है, डी रिस्किंग की। करंटली ट्रम्प 2.0 की बात करें, इज ट्राइंग टू शिफ्ट इट्स पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना फ्रॉम डी कपलिंग टू डी रिस्किंग। कैसे? वो क्या चाहता है, जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको कम करें। स्पेशली क्या बात हम करते हैं यहाँ पर, क्रिटिकल मिनरल्स की। एग्जाम्पल देखो इसका, तो रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के भीतर वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेगा रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो है ट्रम्प शी बुशान टॉक्स। बुसान क्या जगह है साउथ कोरिया का, यहाँ पर एपेक समिट हुआ था, उसके साइड लाइन में इन दोनों ने टॉक करी है। इसका बेसिक क्या निकला है यहाँ पर रिजल्ट, कि इन दोनों के बीच में 1 ईयर के लिए जो ट्रेड वार चल रहा था, ट्रेड टेंशन चल रहा था, उसको डी एस्केलेट करने की बात करी गई है। अब बात करते हैं इंडिया का स्टांस होना क्या चाहिए, बिकॉज हम जिस फेज़ में हैं, करेंट फेज़ है, अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि यूएस के भीतर एक डिस्कशन चल रही है कि क्या यूएस को अपने हेमिस्फीयर तक सीमित रहते हुए अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए या फिर चाइना को काउंटर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यूएस का जो अप्रोच इन फ्यूचर रहेगा रिगार्डिंग चाइना, इंडियंस का जो फॉरेन पॉलिसी उसकी होगी, उसका भी रास्ता उसी से तय होगा। देखो कहता है फॉर दिल्ली, इंडिया की बात करें तो इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम, ऐसा मान लेना उचित होगा कि यूएस एंड चाइना ऑसिलेट बिटवीन कन्फ्रंटेशन एंड एकोमोडेशन बट स्ट्रक्चरल राइवलरी विल परसिस्ट। मतलब क्या है इसका, तो कभी वो दोस्ती करेंगे, कभी एग्रीमेंट्स करेंगे, कभी कंपटीशन करेंगे, तो चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन कोर में जो राइवलरी है उनकी वो रहेगी हमेशा। तो इस पैराग्राफ में इंडिया को एडवाइस किया गया है इस आर्टिकल में कि इंडिया शुड डू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आप ठीक है फोकस करो यूएस क्या करता है, चाइना क्या करता है, बट आपका मेन मुद्दा कहाँ होना चाहिए, अपने कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है। तो आंसर लिखते समय आप इसको अलाइन कर सकते हो द कंसेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो इसका कंसेप्ट है टू बिकम सेल्फ रिलायंट। इसमें बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जैसे कि उद्यम पोर्टल वगैरह है, पीएम स्वनिधि स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, आप देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से हम आ जाते हैं जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट के ऊपर। यहाँ हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ G2। देखते हैं इसको, फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। यहाँ पर कहता है कि G2 वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फ्रेड बर्गस्टन इन 2005। ठीक है, इनकी बुक थी यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, कंसेप्ट क्या था अकॉर्डिंग टू दिस बर्गस्टन, तो यूएस नीडेड टू फोकस ऑन कल्टिवेटिंग सम की बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन different countries and blocks like European Union, Japan, China. But in this present scenario, जो recent talks हुई है between China and US in Busan, उसको बोला जा रहा है revival of this G2 concept। तो एग्जाम में पूछता है अगर G2 के बारे में, आप लिखोगे इसका बेसिक मीनिंग इतना सा था कि यूएस किस प्रकार से डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ब्लॉक्स के साथ एक बायलैटरल रिश्ता को बनाए। बट प्रेजेंट सिनेरियो में फोकस किस चीज़ पर है, यूएस एंड चाइना के रिलेशंस पर। देखो जब भी यूएस एंड चाइना के रिश्ते की बात आएगी, आप इसको डिस्कस ज़रूर करोगे कि 1991 में जब सोवियत कोलैप्स करता है तो काफ़ी बड़ा एक चेंज आता है ग्लोबल ऑर्डर में, इसी से यूएस एंड चाइना भी प्रभावित होते हैं। फिर बोलोगे आप जिस प्रकार से 1991 के पहले एक एरा होता है बाईपोलैरिटी का, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटली एक बाईपोलर वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर बात करें यूएस एंड चाइना की, तो क्या वो दोनों उसी प्रकार से दो पोल्स के रूप में सामने आ रहे हैं। जब कंसेप्ट ऑफ G2 आया था उस टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ तक सीमित थी, इकोनॉमी तक, बट धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अख्तियार कर लिया। अब देखिए एक बात आती है, एक ट्रेजेडी होती है 2008 से 9, ट्रांस अटलांटिक फिनेंशियल क्राइसिस, TAFC, ट्रांस अटलांटिक फिनेंशियल क्राइसिस। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट था, कह सकते हैं कि इसी के बाद से चाइना इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पूछ सकता है एग्जाम में। व्हाट वाज दिस TAFC, क्या था ये, इसको कह सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस था। ठीक है, इसको ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, GFC। तो शुरू कैसे होता है, देखिए इसकी स्टार्टिंग होती है यूएस से, ये धीरे धीरे फैल जाता है यूरोप के भीतर भी। इसका नाम क्या है, TAFC, ट्रांस अटलांटिक, मतलब अटलांटिक महासागर जो है इसके बोथ साइड जो कंट्रीज होंगी उनकी बात हो रही है। बेसिक्स देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर क्या था। यूएस के भीतर एक हाउसिंग स्कीम लाई गई थी, उसमें
इजी लोन, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था। लोगों ने क्या करा, अच्छे खासे मात्रा में लोन लेकर के घर खरीदना स्टार्ट कर दिया। किस होप में कि हाउस के प्राइसेस बढ़ेंगे। बट हाउस की जो परचेजिंग हो रही थी वो डिमांड ड्रिवन नहीं थी। समझिए, जो बेसिक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी का, डिमांड एंड सप्लाई का, तो हाउस की जो परचेजिंग हो रही थी वो डिमांड ड्रिवन नहीं थी। उनकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं करी। वो क्यों हो रहा था? ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो दिक्कत तो होगी। अल्टीमेटली क्या होता है, जो प्राइस बबल होता है हाउसेस का, जो दाम बढ़ते होते स्टार्टिंग में, वो अचानक से गिर जाते हैं एंड बहुत बड़ा एक रिसेशन सा आ जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, पीपल स्टार्टेड टू डिफॉल्ट। एंड यूएस की इस हाउसिंग स्कीम में जो सर्टेन यूरोप के बैंक्स होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा था, तो इसका असर वहाँ भी पहुँच गया। अब देखते हैं व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस। इस क्राइसिस से क्या दिक्कतें आई, पहला देखेंगे ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आएगा, जॉब लॉसेस होंगी। अल्टीमेटली होता क्या है, जो मार्केट सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम था, उसमें ट्रस्ट घट जाता है लोगों का। इसी टाइम पे अगर बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो ईस्ट साइड में थे, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, अदर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। दे वेर एबल टू कीप देयर इकोनॉमीज स्टेबल इन स्पाइट ऑफ दिस क्राइसिस इन वेस्टर्न वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनकी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा कुछ खराब असर नहीं देखने को मिलता है। कारण क्या था उसका? तो अगर भारत की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनका देखो एक्सपोर्ट तो घट गया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिमांड घट गई, तो ये लोग एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? बट चूंकि उनका खुद का इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है कि उस मार्केट ने ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस आई थी उसको बैलेंस करने में हेल्प करी। तो उस टाइम पे इंडिया का फ़ायदा क्या होता है? इंडिया को बस एक ही फ़ायदा होता है कि 2010 के बाद से जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भारी मात्रा में इंडिया को आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया आईटी सेक्टर में। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं चाइना की, द की प्लेयर। इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर। पहला क्या हुआ, उसने लेवरेज किया इस चीज़ को टू पुश ग्रेटर, मतलब उस टाइम पे चाइना ने डोनेशंस के माध्यम से, डिफरेंट पॉलिसीज के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ वगैरह है, वहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। सेकंड क्या कहता है, वो एक रेस्क्यू के रूप में सामने आया। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज दिक्कत में चल रही थी, उनको उबारने के लिए चाइना सामने आता है। समझते कैसे? देखिए, दो चीज़ें हैं कि पहला तो बाय इन्वेस्टिंग इन इट्स ओन इकोनॉमी, सेकंड है बाय सपोर्टिंग द यूएस डॉलर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं। उससे देखो दो फायदे हुए। पहला, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें और इंक्रीमेंट उसमें हुआ, ठीक है। एंड जो उसने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया, कुछ बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उससे कि स्टील है, डिफरेंट गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ी। एंड इस इंक्रीज डिमांड को उसने कैसे फुलफिल किया? तो बाय इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज़। अगर बात करते हैं डॉलर को सपोर्ट करने की, तो कैसे हुआ? तो बेसिकली उसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा यूएस के बॉन्ड्स को परचेज करना। इसका मतलब क्या है, उसने यूएस को मनी लेंड करना जारी रखा। मतलब यूएस के वैल्यू को उसने स्टेबलाइज रखा, ज़्यादा गिरने नहीं दिया। अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए, चाइना इमर्ज्ड एज स्टेबलाइजिंग फोर्स व्हेन वेस्टर्न इकोनॉमीज वेयर इन ट्रबल। तो शिफ्ट इन ग्लोबल ग्रेविटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, उसकी ग्रेविटी की बात करें, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है ईस्ट की तरफ। किसके रिगार्डिंग? चाइना के रिगार्डिंग बात हो रही है। देखो, ऐसा कुछ होता है अगर, तो जो रिस्पेक्ट है रिगार्डिंग चाइना, वो तो इंक्रीज करेगी, उसका तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही। जब भी बात है चाइना के इंक्रीजिंग रोल की, आप इसको ज़रूर बोलोगे कि ट्रांस अटलांटिक जो क्राइसिस आई थी वाज द वाटर शेड मूवमेंट रिगार्डिंग दिस शिफ्ट। देखो, अल्टीमेटली कह सकते हैं, अगर कंक्लूड करना हो कैसे करेंगे इस चीज़ को, कि टीएएफसी ने क्या किया। पहले तो दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला क्या है कि जो ट्रांस अटलांटिक वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उनकी जो इकोनॉमीज थी वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, वो घटना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड चाइना का इन्फ्लुएंस, इनकम, ट्रेड, सब कुछ इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखो, तो यूएस एंड चाइना के रिलेशन पे इसका असर क्या पड़ता है। डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि वी शुड कंटेन चाइना। मतलब एक टर्म आता है, जियो इकोनॉमिक कंटेनमेंट ऑफ चाइना। मतलब क्या है इसका, यहाँ देखिए, कहता है कि इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करके, जैसे कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, सैंक्शंस वगैरह है, उसको यूज़ करके राइवल कंट्री के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करना। मतलब यहाँ पर ये है कि इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करके जो हमारा राइवल कंट्री है उसके बढ़ते हुए अदर इन्फ्लुएंस को रोकना, पॉलिटिकल लेवल पे हो, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो। टूल्स यूज इकोनॉमिक, गोल्स कैसे रहेंगे, बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट शुड इंडिया डू, इंडिया क्या करे यहाँ पर? देखिए, एक कंसेप्ट दिया गया है, एक बुक है, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड 2020। किसने लिखा है? एस जयशंकर साहब ने लिखा है। इसमें एक अप्रोच बताया गया है, एक बात बताई गई है, फोकस करिएगा यहाँ पर,
कि इंडियाज पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट वुड रिक्वायर इट टू एंगेज विद अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया। देखो पहले तो देखते हैं मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपने जो हमारा ऑप्शन है रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशन उसको ओपन रखें, हम फ्लेक्सिबल रखें, हम बंद नहीं जाए कहीं पर, अपने बेसिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, अपने नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट कर सकें हम, उसको बोलते हैं मल्टी अलाइन करना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडिया को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, यूएस हो, चाइना हो, रशिया है, जापान, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। कहता है कि अ क्वार्टर सेंचुरी अगो इंगेजिंग अमेरिका मेंट टू मैनेज चाइना, मतलब अगर हम अमेरिका से इंगेज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चाइना मैनेज्ड है। मतलब क्या है, चाइना उस टाइम पे उतना स्ट्रांग नहीं था। अभी क्या है, इंगेजिंग चाइना सीम्स टू हैव बिकम अ मीन्स टू मैनेज अमेरिका। समझिए कितना बड़ा शिफ्ट हो गया है। कंक्लूजन क्या है इसका, तो अभी की बात करें प्रेजेंटली चाइना ने खुद को ग्लोबल पावर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यूएस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं चाइना को मैनेज करने के लिए। तो एक्चुअल कॉज क्या है बिटवीन चाइना एंड यूएस डायनामिक्स चेंजिंग रिलेशंस। क्या कहता है कि हु विल डोमिनेट दिस नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एज, जो अगला आने वाला इंडस्ट्रियल एज है उसको डोमिनेट कौन करेगा। देखो पेपर में लगातार आता रहता है, एक डिस्कशन है कि इज इट अ न्यू कोल्ड वार। अभी जो सिस्टम चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना उसको हम नया कोल्ड वार कह सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन किया गया जिस प्रकार से यूएस का रोल था ड्यूरिंग द ओरिजिनल कोल्ड वार, चाइना भी क्या कर रहा है उसी प्रकार से डिफरेंट टैक्टिक्स से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ को। एक नाम दिया गया है यूएस का मार्शल प्लान, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। मार्शल प्लान क्या है, तो इसमें यूएस ने ग्रांट्स के माध्यम से, एड्स के माध्यम से हेल्प करी थी यूरोपियन कंट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए। व्हाट इज़ बीआरआई, तो देखो ये ड्रीम है चाइना का ट्रेड को, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप इसको कनेक्ट करना। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन मार्शल प्लान ऑफ यूएस एंड बीआरआई ऑफ चाइना। तो दोनों में समानताएं क्या थी, काउंटरिंग द राइवल, यूएस वाज काउंटरिंग सोवियत, चाइना इज काउंटरिंग अगेंस्ट यूएस से, ठीक है। उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक स्टिमुलस को प्राप्त करना। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो मार्शल प्लान की बात करें वो बेस्ड था ग्रांट्स पर, सहायता पर। अगर बीआरआई की बात करते हैं ये बेस्ड है इन्वेस्टमेंट पर, लोन्स पर। यहाँ पर रिस्क किस चीज़ का है, डेट ट्रैप का। लास्टली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको लिखने का ट्राई करो, कोई दिक्कत आती है पूछो। इस सेशन में हमने देखा है किस प्रकार से यूएस एंड चाइना जो है इनके रिलेशंस हमेशा से ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट रहे हैं, स्पेशली एशिया के लिए। हमने ये भी समझा किस प्रकार से इंडिया का जो स्टांस रहा है, उसका अप्रोच रहा है रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसीज़, वो डिपेंडेंट रहा है इन रिश्तों पर। अब देखना क्या है कि इंडिया किस प्रकार से चाइना एंड यूएस को साथ में मैनेज कर पाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे शिमेरिका, G2, मल्टी अलाइनमेंट हो गया, कोल्ड वॉर एरा का जो अप्रोच था वो, एंड ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस। अल्टीमेटली चाइना ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है एज अ ग्लोबल पावर, उसको डिनाई हम नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।